प्यारे विद्यार्थियों, हमारा मानना है कि हर व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, निर्बल हो या बलवान हो, शारीरिक रूप से सक्षम हो या विकलांग हो, विद्वान हो या अनपढ़ हो, अपने आप में पूर्ण होता है। परमात्मा उसमें वह सभी क्षमताएं देते हैं जिससे वह अपना विकास कर सके, आगे बढ़ सके। किसी ने कहा कि जिन्हें हो शक वो करे और खुदा की तलाश। हम तो इंसान को ही दुनिया का खुदा कहते हैं। हम तो इंसान को ही दुनिया का खुदा कहते हैं। अमेरिका के एक प्रसिद्ध विद्वान है डेल कार्नेगी। उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो पर्वत की चोटी बनो। अगर चोटी नहीं बन सकते हो तो देवदार का ऊंचा वृक्ष बनो। अगर देवदार के वृक्ष भी नहीं बन सकते तो किसी घाटी में झरने के पास एक सुंदर सा वृक्ष बनो। अगर वृक्ष भी नहीं बन सकते तो आसपास एक झाड़ी बनो। और अगर झाड़ी भी नहीं बन सकते तो वह नर्म घास बनो जो किसी के मार्ग में बिछकर उसे सुखद बना देती है। और अगर वो भी नहीं बन सको तो एक पगडंडी बनो। कहने का तात्पर्य है कि आकार किसी की सफलता और असफलता का निर्धारण नहीं करता। व्यक्ति की योग्यता ही उसकी सफलता का निर्धारण करती है, उसे श्रेष्ठ बनाती है। हम जीवन में किसी की बराबरी या नकल करके श्रेष्ठ नहीं बन सकते और बनना भी नहीं चाहिए। हम जैसे बन सकते हैं वैसे बने, अपने आप में यही श्रेष्ठ है। आज हम काव्य दोष के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, काव्य का जितना गुण युक्त होना आवश्यक होता है उतना ही दोष मुक्त होना भी आवश्यक होता है। काव्य के दो रूप होते हैं, बाह्य रूप और अंतरंग रूप। काव्य के बाह्य रूप में शब्द, पद और शैली, जिस शैली में लिखा जाता है। अंतरंग रूप में कवि के द्वारा व्यंजित भाव और उसकी कल्पनाशीलता होती है। उसी के द्वारा पाठक, पढ़ने वाले या श्रोता उसका आनंद लेते हैं। परंतु जहाँ काव्य में रसानुभूति उत्पन्न होने में जो तत्व बाधक बनते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम काव्य दोष के नाम से जानते हैं। अच्छी कविता वह है जो पाठक के मन में
श्रोता के चित्त को आनंदित करे, पढ़ते ही या सुनते ही उसका अर्थ भाव सरलता पूर्वक समझ में आ जाए। जहाँ समझ में नहीं आता वहीं पर कुछ तत्व बाधक बन जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि स्वादिष्ट भोजन शरीर को तृप्त करता है, ठीक उसी प्रकार अच्छा काव्य भी हमें आनंद प्रदान करता है, आनंदित करता है। पर बुराई जो है, दोष जो है, अगर काव्य में दोष आ जाते हैं तो वो उतना आनंद नहीं देता, हमें आनंद से वंचित कर देता है। ये उसी प्रकार है जैसे स्वादिष्ट खीर में लवण नमक मिला दिया गया हो तो वह बेस्वाद बन जाता है। आज हम काव्य दोष के बारे में देखते हैं। काव्य दोष जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है। उत्कर्ष और अपकर्ष, नीचे की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना उत्कर्ष कहलाता है। उसको काव्य दोष कहते हैं। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। ये किसी भी रूप में हम याद रख सकते हैं। काव्य दोषों के प्रकार, काव्य के अर्थ को समझने में सामान्यतः 4 प्रकार की बाधाएं होती हैं। किस प्रकार से? काव्यार्थ को व्यक्त करने में शब्द, वाक्य, अर्थ और रस महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। काव्यार्थ की व्यंजना में आने वाली बाधाएं इनसे ही संबंधित होती है। जो भी बाधाएं आएगी। अब काव्य में कितने प्रकार के दोष है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी हम उन्हें 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिनमें शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। आने वाले वीडियो में हम हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो जो काव्य दोष दिए हुए हैं उन्हें उदाहरण सहित समझेंगे। यहाँ तक जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे वो ये पूछे जा सकते हैं कि शब्द दोष कितने, ये काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। 1 नंबर का प्रश्न आता है तो ये अपने को याद कर लेना है। तो प्यारे बालकों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब भी कर लें। और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, कोरोना से बचें हर हाल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।